हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ग्लाइकोजन और आज की ये वीडियो बायोमोलिक्यूल चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में सभी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। चलिए बिना समय गवाएं आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं ग्लाइकोजन। सबसे पहले हम ग्लाइकोजन से जुड़ी कुछ सामान्य बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे और बाद में इसकी संरचना बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। दोस्तों, आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो ग्लाइकोजन का जब जल अपघटन किया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज की अनेक इकाइयां प्राप्त होती हैं और आप जानते हैं ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। तो क्योंकि ग्लाइकोजन के जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज की अनेक इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, तो इस आधार पे ग्लाइकोजन को हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब सीधी सी बात है, यदि ग्लाइकोजन के टूटने से अल्फा डी ग्लूकोज बनते हैं, तो यदि अल्फा डी ग्लूकोज की उन इकाइयों को हम आपस में जोड़ देंगे तो वापस से ग्लाइकोजन भी बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का निर्माण वास्तव में अल्फा डी ग्लूकोज की अनेक इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है। और आप जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड की इकाइयां जुड़ती हैं तो उनके मध्य में ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का निर्माण होता है अनेक अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के आपस में ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ने से। और आप जानते हैं कि जब कोई बृहद अणु बन रहा हो, कुछ सरल अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से या उनके बार बार जुड़ने से, तो उस बृहद अणु को हम बहुलक कहते हैं और उन छोटे अणु को जिससे किसी बहुलक का निर्माण होता है उसको हम एकलक कहते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं का बहुलक होता है। क्लियर है? ग्लाइकोजन की संरचना स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन अवयव के समान होती है। जब स्टार्च मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि स्टार्च के दो प्रकार के अवयव होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के बारे में मैंने बताया था कि यह एक साखी बहुलक है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं। और एमाइलोपेक्टिन में दो प्रकार के ग्लाइकोसिडिक आबंध होते हैं, C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध, और जब शाखाओं का निर्माण होता है तो वहां पे देखने को मिलता है C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध। यदि एमाइलोपेक्टिन को आप बेहतर तरीके से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। परंतु ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में एक बड़ा अंतर होता है। ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन की अपेक्षा बहुत अधिक शाखी होता है, तो यहाँ पर शाखाएं बहुत अधिक होंगी एमाइलोपेक्टिन की अपेक्षा। अभी जब मैं संरचना बनाऊंगा तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों के मध्य C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध होता है तथा शाखन C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा होता है। अभी मैंने बताया कि जब ग्लाइकोजन की संरचना हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज के अणुओं को आपस में जोड़ना होता है। जब ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ेंगे तो उनके मध्य एक विशेष प्रकार का आबंध बनेगा जिसको ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। जब ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएंगे C1 यानी पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच, तो उसको हम कहेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध, और जब पहले कार्बन और छठे कार्बन के बीच बनाएंगे तो उसको कहेंगे C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध। ध्यान रखें, जब ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर एक रेखी या फिर अशाखी श्रृंखला बनाते हैं तो वहां पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है, और जब शाखाओं का निर्माण होना होता है या जब शाखाएं बनती हैं तो वे C1C6 ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा बनती हैं।
अभी ये सारे पॉइंट आपको स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना स्टार्च के घटक एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन प्राणियों का संचित कार्बोहाइड्रेट है। पौधों की केस में मैंने बताया कि पौधे जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो उसकी कुछ मात्रा को स्टार्च में परिवर्तित करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज का हम लोग उपयोग भी करते हैं और कुछ मात्रा को हमारा शरीर ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, यानी स्टोर करता है। तो जिस प्रकार पौधे स्टार्च का संचय करते हैं या स्टोर करते हैं, वैसे ही प्राणियों का शरीर या जंतुओं का शरीर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। यह प्राणियों की यकृत तथा मांसपेशियों में उपस्थित होता है। तो ग्लाइकोजन मुख्यतः यकृत और मांसपेशियों में स्टोर किया जाता है। प्राणियों के अतिरिक्त ईस्ट तथा कुछ अन्य कवकों में भी ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है। तो ये हमने देखा ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन बनता कैसे है और ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोजन की संरचना को। ग्लाइकोजन की संरचना के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जब अनेक अल्फा डी ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ेंगे तो ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनेक अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं को आपस में जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अल्फा डी ग्लूकोज के अणु को लिया है, इसके बगल में हमने एक दूसरा अणु ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज का। अब इसको जोड़कर हम एक रेखीय श्रृंखला पहले तैयार करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था जब रेखीय श्रृंखला बन रही होगी तो वहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनेगा। तो इन दोनों ग्लूकोज के अणुओं को जब हम जोड़ेंगे तो एक ग्लूकोज के अणु के पहले कार्बन और दूसरे अणु के चौथे कार्बन के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण करेंगे। आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है तो जो कार्बन के OH समूह होते हैं, यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पहले वाले कार्बन से OH बाहर जाने वाला है और इस चौथे वाले कार्बन की OH समूह का हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, OH के चले जाने के बाद पहले कार्बन की एक संयोजकता बिगड़ जाएगी और इस चौथे कार्बन का जो ऑक्सीजन है इसकी एक संयोजकता बिगड़ गई है। ये दोनों अपनी संयोजकताओं को पूरा करेंगे आपस में जुड़कर और इसी आबंध को अब यहाँ पर पहले और चौथे कार्बन के बीच जो आबंध बन गया है, जहाँ पर बीच में ऑक्सीजन भी है, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थोड़ा और भी अच्छे से यदि हम बनाएं तो ऑक्सीजन को हम दोनों कार्बन के बीच में रख देंगे और एक ब्रिज बना देंगे पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। अब ये जो पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच का जो ब्रिज है, इसी को हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंध, या इसको आप कह सकते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। तो अभी मैंने बताया जब रेखीय श्रृंखला बनेगा तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनेगा। चलिए इस सीरीज में एक और भी अणु को जोड़ते हैं। तो इसके आगे हमने अल्फा डी ग्लूकोज का एक तीसरा अणु लिया है। फिर यहाँ पर हम रेखीय श्रृंखला बनाने वाले हैं तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएंगे, जिसके लिए पहले और चौथे कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूहों से जल का एक अणु बाहर कर देंगे, जहाँ पर पहले और चौथे कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को रख देंगे और फिर एक ब्रिज से दोनों को जोड़ देंगे, इसको कहेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध। इसी प्रकार जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज के अणु जुड़ जाएंगे तो एक लंबी श्रृंखला या लंबी रेखीय श्रृंखला बन जाएगी। तो आगे हम नहीं जोड़ने वाले हैं, फिर भी हम इस सीरीज को आगे दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से OH को हटा के यहाँ पर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा देते हैं जो कि आगे गया है। यहाँ चौथे कार्बन पर भी पीछे की तरफ हम ग्लाइकोसिडिक आबंध को दिखा देते हैं। तो ऐसी एक लंबी श्रृंखला बनेगी। तो पहले एक रेखीय श्रृंखला बनेगी। अभी ये ग्लाइकोजन नहीं बना है। आप जानते हैं ग्लाइकोजन अत्यधिक शाखीय संरचना होती है और अभी यहाँ पर आपको कोई शाखा नहीं दिख रही है। तो कई शाखाएं बनानी होंगी, उसके बाद उसको नाम हम ग्लाइकोजन दे सकते हैं। तो चलिए इस रेखीय श्रृंखला को अलग से ले लेते हैं। तो देखिए इस रेखीय श्रृंखला को हमने ले लिया है, जहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं के मध्य C1C4 ग्लाइकोसिडिक आबंध बना हुआ है। अब इसकी शाखाओं का निर्माण करेंगे।
तो शाखाओं का निर्माण करने के लिए एक दूसरी रेखीय श्रृंखला को हम लेंगे। अब यह रेखीय श्रृंखला जो है इस नीचे वाले के लिए शाखा बनेगी। मैंने बताया जब शाखाएं जुड़ती हैं तो वहाँ पे आपको बनाना होता है C1C6 ग्लाइकोसिडिक आवंत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला कार्बन ये वाला है और छठा कार्बन यहाँ पर है। इन दोनों अणुओं के पहले और छठे कार्बन के बीच ग्लाइकोसिडिक आवंत बनाएंगे। आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक आवंत बनाने के लिए जल के अणु को बाहर करेंगे, तो यहाँ से OH यहाँ से H को हम अलग कर देते हैं और इनके अलग हो जाने के बाद इस कार्बन की एक संयोजकता खराब और इस ऑक्सीजन की भी एक संयोजकता बिगड़ गई है। फिर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम बनाएं तो ऑक्सीजन को बीच में रखकर पहले और छठे कार्बन के बीच इस बॉन्ड को बना देंगे। अब यही बॉन्ड जो है इसका नाम होगा C1C6 या फिर आप कह सकते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक आवंत या फिर आप कह सकते हैं C1C6 ग्लाइकोसिडिक आवंत। यह एक शाखा बन गई। यदि इतना ही बना के हम छोड़ दें तो यह एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में अंतर यही है कि शाखाएं बहुत अधिक होती हैं ग्लाइकोजन में। यदि शाखाएं कम रखेंगे तो यह स्ट्रक्चर हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन का। तो कुछ और शाखाएं बना देते हैं। तो देखिए एक और रेखीय श्रृंखला ले लेते हैं ग्लूकोज अणुओं की और 1,6 ग्लाइकोसिडिक आवंत बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से OH पहले कार्बन का और इस छठे कार्बन की OH समूह का हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं और फिर यह ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या इसको ऑक्सीजन बॉन्ड भी कहते हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएंगे तो ऑक्सीजन को बीच में रख देंगे और दोनों कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। अब यह बॉन्ड कहलाएगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थोड़ी और भी यहाँ पे शाखाएं दिखाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो एक और शाखा यहाँ पे दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम 1,6 ग्लाइकोसिडिक आवंत बनाएंगे। तो H और OH को बाहर करेंगे और फिर ग्लाइकोसिडिक आवंत का निर्माण कर देंगे। अब यह जो संरचना है इसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे। तो ग्लाइकोजन की ये संरचना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं का बहुलक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज के अणु जब आपस में ऐसे जुड़ गए हैं तब ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये श्रृंखलाएं आगे भी दिखाई गई हैं। मतलब इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारे अणु ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं का बहुलक कहेंगे। दूसरी बात मैंने कहा कि यहाँ पे 2 प्रकार के आवंत आपको देखने को मिलेंगे, C1C4 आवंत और C1C6 आवंत। तीसरी बात मैंने कहा कि आपको यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा ग्लाइकोजन अत्यधिक शाखीय बहुलक है। तो यहाँ पर ये सब शाखाएं आप देख रहे हैं। यदि ये शाखाएं कम हो जाएंगी तो ये एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई है। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने